हेलो फ्रेंड्स, वेरी स्वीट इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल होंगे उम्मीद करता हूं और प्रे करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक सीजनल फीवर, वायरल फीवर, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया 2004 में ये डिटेक्ट हुआ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में, गर्म देश, कुछ आइलैंड, इंडिया, श्रीलंका, बंगाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और एशिया के बहुत कंट्रीज में। इट इज ए वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड बाय मस्कीटो। ये एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। ये जो मच्छर है, इट इज नोन एज एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपाइक्टस। ये वायरस इस मस्कीटो द्वारा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, बॉडी इंफेक्ट हो जाती है और यहीं से एक मस्कीटो फिर एक इंफेक्टेड पर्सन को इंजेक्ट करता है, उसका वायरस दूसरे आदमी को स्प्रेड करता है, हेल्दी पर्सन को। उसके बाद वहां से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसका जो कोरियर है वो मस्कीटो है। डे टाइम में ये मच्छर काटता है, डेंगू जैसा ही इसका मच्छर होता है। ये भी गुन गुन करके आपको अलार्म नहीं करता है, आपको आवाज नहीं देता है और पानी में ही पनपता है। सो सबसे पहले इसको अवॉइड करने के लिए अपने आसपास का औरा, कहीं ट्यूब, टायर, गमला, प्लांट्स, वाटर टैंक, वाटर स्टोरेज, ड्रेन, कहीं पर भी अगर पानी रुका हुआ है तो वहां पर ये मस्कीटो पैदा होता है और ये आगे इस बीमारी को स्प्रेड करता है। इसको ये जो वर्ड आया चिकनगुनिया, एक्चुअली दिस वर्ड कम फ्रॉम, ये जो वर्ड आया है इसका मीनिंग है दैट विच बेंड अप। एक आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। स्टूड्स पोस्चर, पुअर पोस्चर। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा ज्वाइंट्स पे अटैक करता है। ज्वाइंट्स में बड़ा सीवियर पेन और स्वेलिंग। जब इसका फीवर होता है तो पेशेंट को आर्थराइटिस, गठिए जैसे सिम्टम मिलते हैं। इतना पेन ज्वाइंट्स में, इतना पेन और स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाती है। जो पहला वीक है 1 to 7 डेज, इसका जो एक्सपोजर है 2 to 5 डेज आफ्टर बाइट। मच्छर के काटने से 1 से 5 दिन के अंदर इसका बॉडी में एक्सपोजर होता है। फर्स्ट वीक तक इसके जो सिम्टम होते हैं, हाई फीवर, तेज बुखार, स्किन पे रैशेस, रेड रैशेस, नौजिया, उल्टी जैसा महसूस होना और सबसे बड़ी चीज कि पेन होना फुल मसल्स में एंड ज्वाइंट्स में। एक्सट्रीम पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है ज्वाइंट्स में और इट लास्ट फॉर मंथ्स। कई पेशेंट्स को तो इतना क्रॉनिक हो जाता है, जो 40% पेशेंट जो इन्फेक्टेड होते हैं चिकनगुनिया से, उनको ये ईयर्स, सालों तक ये ज्वाइंट पेन नहीं जाता है। इतनी इन्फ्लामेशन ये ज्वाइंट्स में कर देता है। तो इसकी निशानियां क्या हुई? हाई फीवर, सीवियर मस्कुलर स्पाज्म, सीवियर ज्वाइंट पेन, फटीग, वीकनेस, बहुत कमजोरी महसूस होती है, चिल फील होता है। पर ये डेंगू जितना खतरनाक नहीं है, ये उतना जानलेवा नहीं है, क्योंकि डेंगू में
ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, सेल जो प्लेटलेट्स है वो डाउन जाने के चांसेस होते हैं। इसमें इतने प्लेटलेट डाउन नहीं जाते, बट इट अटैक ऑन द जॉइंट्स में इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब कैसे डिटेक्ट करें, कैसे देखें कि ये डेंगू है या कोई और है? तो सिम्टमेटिकली तो डॉक्टर ने आपको फिजिकली चेक कर लिया कि हाई फीवर है, रैशेस है, बाकी सिम्टम के साथ साथ जॉइंट्स में बहुत स्वेलिंग है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए, पैथोलॉजिकली चेक करने के लिए ब्लड सैंपल लैब में भेजा जाता है और 2 टेस्ट इसके किए जाते हैं। एक टेस्ट फर्स्ट वीक में, इनिशियल स्टेज में 1 to 7 डेज, वो होता है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट, इट डिटेक्ट द RNA of the virus and antibodies. 2 to 3 weeks, जब 2-3 हफ्ते हो जाते हैं इसकी इंफेक्शन को, तब इसका कल्चर टेस्ट किया जाता है फॉर IgG एंड IgM, एंटीबॉडी टेस्ट। बॉडी का इम्यून डिसऑर्डर देखने के लिए ये टेस्ट लैब में किया जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये तो चिकनगुनिया का ही पेशेंट है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? डिहाइड्रेशन। मैंने भी गलतियां की हैं अपनी प्रैक्टिस लाइफ में। इस पेशेंट को एज जर्नल फीवर लेके मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, बहुत डॉक्टर्स भी करते हैं, पेशेंट भी इसको सीरियसली नहीं लेते। मैंने पेशेंट्स को फ्लूइड नहीं लगाया और पेशेंट ने ओरली उतना फ्लूइड नहीं लिया। रिकवरी हो गई फीवर की, हर चीज की रिकवरी हो गई, लेकिन ये जॉइंट पेन है ये सालों तक चला। 40% पेशेंट जो इन्फेक्टेड होते हैं इसमें, उनको इतना जॉइंट पेन होता है कि इसको क्रॉनिक चिकनगुनिया आर्थराइटिस कहा जाता है। बिल्कुल रिम्टॉइड आर्थराइटिस जैसे, गठिए जैसे इसके सिम्टम पाए जाते हैं। हाई रिस्क इसका न्यूली बॉर्न बेबी, एल्डरली पेशेंट्स अबव 65, या कुछ ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, कोई डीजेनरेटिव डिजीज से सफर कर रहे हैं, जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, उन पेशेंट्स में ये ज्यादा सीवियर अटैक करता है और लॉन्ग लास्ट करता है, काफी देर तक चलता है। जॉइंट्स पेन इसका कुछ पेशेंट्स को कुछ महीने और कुछ को तो मैंने देखा है कई साल तक इतना जॉइंट पेन रहता है कि ग्रिप लूज हो जाता है। लॉक लगाने में भी मैंने देखा पेशेंट अनएबल हो जाता है, पानी का गिलास पकड़ने में भी उसका ग्रिप लूज हो जाता है। इतना ज्यादा इन्फ्लामेशन ये सारे जॉइंट्स में कर देता है। कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो अपना ऑरा साफ कीजिए। जहां पे मच्छर पैदा होता है इसका को कारण दूर कर दीजिए। उसके बाद मस्कीटो नेट यूज कीजिए, मच्छरदानी, ताकि कहीं से इंफेक्टेड ब्लड लेके ये मच्छर, ये मस्कीटो आपको इंजेक्ट ना कर दे। एंटी मस्कीटो रिपेलेंट ट्रॉपिकल भी आते हैं, बॉडी पे लगाने वाले भी, ऑयल क्रीम के रूप में। कॉइल्स आती हैं, एंटी मस्कीटो कॉइल्स, वेपर्स आते हैं, प्लग में लगा दिए एंटी मस्कीटो वेपर्स आते हैं, वो भी यूज किए जा सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करना है कि मच्छर का अपनी बॉडी पे अटैक ना हो, और इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है,
वो है डिहाइड्रेशन। ये बॉडी में इतनी कमी कर देता पानी की, फ्लूइड की इतनी कमी कर देता है कि पेशेंट काफी देर तक फटीग में रहता है, वीकनेस में रहता है, थर्स्ट में रहता है। देयर इज नो एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक इसमें नहीं देना है, कोई एंटीबायोटिक इस पे काम नहीं करता है, नुकसान करता है, रेजिस्टेंस कर देता है आपकी बॉडी में अगर एंटीबायोटिक ज्यादा दिया जाता है। एंटीवायरल इसके लिए पर्टिकुलर कोई एंटीवायरल नहीं है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिकली किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर आपके फीवर को डाउन करता है, पैरासीटामोल, अनाल्जिन, निमोसलाइड, कोई भी ग्रुप लेके आपके टेम्परेचर को डाउन किया जाता है। हाँ, जैसे डेंगू में एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन ग्रुप को हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, तो इसमें भी एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन को हम लोगों को अवॉइड करना है। अब इसके वैक्सीन जो हैं वो दो टाइप से अवेलेबल है। एक वैक्सीन 12 साल से ऊपर पर्सन्स के लिए सिंगल डोज, और एक वैक्सीन 18 साल से ऊपर। खास तौर पे जब पेशेंट को चिकनगुनिया वाले एरिया में ट्रेवल करना होता है जहां पे इसका एपिडेमिक स्प्रेड है, या वहां से पेशेंट ट्रेवल करके अपने नेटिव प्लेस में आता है, तो उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये जो दो तरह के वैक्सीनेशन है वो है, एक तो है फिक्स चार्ज। ये वैक्सीन जो है, ये जो चिकनगुनिया के वीकेंड, जो चिकनगुनिया का वायरस बिल्कुल वीक वायरस है, ये उससे बनाया जाता है। सिंगल डोज काम करती है 12 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर, 18 ईयर्स प्लस इसको लगाना है। दूसरा है विमकुनिया। विमकुनिया वायरस, इट इज मेड फ्रॉम द पीसीज ऑफ द वायरस। वायरस के पीसीज से ये फॉर्म है, और ये 12 प्लस 12 साल से ऊपर के पर्सन्स को लगाया जाता है टू अवॉइड द अटैक ऑफ दिस वायरस चिकनगुनिया। सो प्रिवेंशन मैंने आपको बता दी कि इससे कैसे हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं, और कौन से वैक्सीन लेने से ये हम पे अटैक नहीं करता है। ट्रीटमेंट में मैंने बताया, इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं, इसमें कोई पर्टिकुलर एंटीवायरल नहीं, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा लेना है। डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होने देनी है। अगर तो पेशेंट सफिशिएंट मात्रा में ओरली फ्लूइड ले सकता है, लाइक ओआरएस पाउडर, छाछ, नींबू पानी, कोकोनट वाटर। हाँ, एक बात में पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में पेशेंट्स को कोकोनट वाटर में एडवाइस नहीं करता हूं। कारण, बड़े लोग सोचते हैं कि यार कोई बीमार होता है तो हम लोग तो कोकोनट वाटर लेके जाते हैं कि जल्दी रिकवर हो जाएगा, एज ए सिंबल, हेल्थ सिंबल। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोकोनट वाटर नहीं दे। बहुत अच्छी चीज है कोकोनट वाटर। इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेशली पोटाशियम इसमें बहुत पाया जाता है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मैं पेशेंट्स को कोकोनट वाटर ना लेने की सलाह देता हूं? कारण, ये कोकोनट है, ये कहां पर उगाया जाता है, कहां पर होता है? यस, साउथ में, या जहां पे समुंदर है, समुद्री एरिया में कोकोनट ज्यादा पाया जाता है। क्या आपके शहर में कोकोनट है? नहीं। अब ये हमारे पास कैसे आता है? एक ट्री से कोकोनट को एक दिन में नहीं उतारा जा सकता। सारे ट्री से, उन ट्री से उतारने में भी टाइम लगता है,
उसके बाद उसकी स्टोरेज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होना है। अब ये तो नहीं है आपके 4 ट्री का कोकोनट निकल गया, उतार लिया आपने, अब उसमें ट्रक में लोड किया और भेज दिया। जब फुल लोड होगा तभी तो वो ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो फुल लोड होने में 2-3 वीक लग जाते हैं। उसके बाद ये ट्रेवल करता है। अब ट्रेवल करने में आप कम से कम 1 वीक लगा लीजिए, 3 वीक आपके लग गए। अब ये आ गया आपकी मंडी आजाद नगर दिल्ली में, क्योंकि वो हब है। कोई भी फ्रूट, इवन कश्मीर का सेब सबसे पहले कहां आता है? आजादपुर मंडी दिल्ली में, वहां से फिर कश्मीर जाता है, हब है। अब यहां पर आया, यहां ब्रोकर्स ने उसको परचेज किया और स्टोर कर लिया। उन्होंने अपना प्रॉफिट देखना है कि मार्केट में कितना पड़ा है, आज इसको मार्केट में डालना है या 1 वीक के लिए स्टोर रखना है। अब वो स्टोर हो गया, वहां से आपके लोकल शहर पे आ गया। अब लोकल शहर का ब्रोकर वहां से आपके रिटेलर ले आए, रिटेलर ने लाके फिर अपने स्टोर में रख दिया। एक दिन में तो उसको डिस्प्ले नहीं करना है। अब उसने उसको धीरे धीरे अपने गोडाउन से निकाला, डिस्प्ले किया, उसमें पानी का छींटा दे, कपड़ा डाल, उसको हरा रखने की कोशिश की जाती है। पर ये 4 से 6 वीक का सफर आप तक पहुंचने में जो लगता है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खत्म हो जाते हैं। क्वांटिटी उसकी 1/4 भी नहीं रह जाती और क्वालिटी उसकी डिकम्पोज हो जाती है। धूप से, सीजनल एक्सपोजर से, लाइट एक्सपोजर से, ट्रांसपोर्ट में फर्मेंटेशन होती है और वो अपनी क्वालिटी लूज कर जाता है। इसलिए मैं इसको नहीं एडवाइस करता। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लीजिए, सिंपल बॉइल्ड वाटर लीजिए, छाछ लीजिए, नींबू पानी लीजिए, जितना फ्लूइड आप अपनी बॉडी में ले सकते हैं मैक्सिमम फ्लूइड लीजिए। अगर पेशेंट इस काबिल नहीं है कि वो ओरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, देन गो टू योर डॉक्टर एंड IV इंट्रावीनसली डायरेक्ट सेलाइन, ग्लूकोज ड्रिप इसको आप लगवाइए ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। मेन कॉज डिहाइड्रेशन है। फीवर भी इसका ठीक हो जाता है विद इन 7 डेज। बाकी सिम्टम इसके सारे ठीक हो जाते हैं विद इन 2 वीक्स। बट ये जो इंफ्लेमेशन ज्वाइंट्स की है, ये लास्ट करती है कुछ एक पेशेंट्स को कुछ महीने और कुछ एक पेशेंट को कई साल लग जाते हैं इसको रिकवर करने में। सो डिहाइड्रेशन सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट है। आफ्टर दैट पेन किलर्स अवॉइड करेगा आपके पेन्स को। और जब ज्वाइंट में पेन सीवियर हो जाता है और क्रॉनिक हो जाता है, तब डॉक्टर को कुछ कार्टिस्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाकॉर्टिल, ताकि वो आपकी इंटरनल जो इंफ्लेमेशन है उसको चेकआउट कर सके, उनको ठीक कर सके। सो ट्रीटमेंट में मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन सबसे पहले चेकआउट करनी है और बाकी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर देगा। और आपको क्या करना है? कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट and plenty of fluids. This is the main treatment of the चिकनगुनिया। So सिम्टम हम लोगों ने डिस्कस किए, हम लोगों ने इसका इन्वेस्टिगेशन टेस्ट, लैब टेस्ट वो डिस्कस किए, इसकी प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया और इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमको देखना यह है कि अगर एक चिकनगुनिया का पेशेंट है, उनको किन किन चीजों से दूर रहना है।
कौन सा फूड उसको नहीं लेना है। ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, हैवी फूड, हैवी फैट फूड लाइक बीफ, लैम, क्योंकि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वीक डाइजेस्टिव सिस्टम होने के कारण इसमें आपकी जीआई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। ऑयली फूड नहीं लेना है, हैवी फूड नहीं लेना है, शुगर वाला फूड ज्यादा नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट वाला ज्यादा फूड नहीं लेना, सोडा, केक, पेस्ट्रीज, बेकरी फूड आपको इसमें अवॉइड करना है। हरी सब्जियां, ग्रीन लीव्स ज्यादा से ज्यादा लेने हैं ताकि आपकी बॉडी में फाइबर बना रहे और हाइड्रेशन कम ना हो। हाई सोडियम मील नहीं लेना है, ज्यादा सॉल्टी। बुखार होता तो नमकीन खाने का बड़ा मन करता है, ये भुजिया खा लिया, कुछ सॉल्टी प्रोडक्ट ले लिए, कुछ नमकीन, कुछ चिप्स वगैरह, ये भी आपको डिहाइड्रेट करते हैं और इरिटेट करते हैं आपके स्टमक को। कैफीन और अल्कोहल, कॉफी में कैफीन बहुत पाया जाता है और अल्कोहल, शराब नहीं लेना है, ये बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं, पानी की कमी करते हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। स्पाइसी एंड सॉर फूड आपको नहीं लेना है, स्टमक की इंफेक्शन से बचना है। अनहाइजेनिक फूड, स्ट्रीट फूड, ओपन फूड जो पुअर हाइजीन में पड़ा हुआ है वो आपको इसमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, ताकि ये आपके स्टमक को इरिटेट ना करे, स्टमक की इंफेक्शन ना करे। स्टमक वीक स्टमक होने के कारण ये आपके स्टमक में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। रेयरली ये आईज, हार्ट और नर्व्स, इनमें भी इंफ्लेमेशन कर देता है। रेयरली, अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो आईज, हार्ट और नर्व्स, इनमें भी ये इंफ्लेमेशन करता है, लेकिन इसमें डेथ के चांसेस कम पाए गए हैं कंपेयरिंग टू डेंगू फीवर। सो ये मैंने आज आपसे कुछ बातें करनी थी चिकनगुनिया के बारे में। सीजनल एक्सपोजर आजकल, ये चिकनगुनिया क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है, अगर हो जाए तो खाने में किस चीज का परहेज करना है और क्या क्या खाना आपको खाना है। तो इन सब बातों के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें इसमें सीखने को मिली होंगी, स्पेशली जो इस एरिया के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली के पर्सन्स हैं, उनको जरूर पता लगा होगा कि कोकोनट वाटर यहां पर क्यों नहीं लेना चाहिए। टेस्ट के लिए लीजिए, अगर स्टेटस सिंबल है लीजिए, लेकिन डिहाइड्रेशन के लिए वो उतना काम नहीं करेगा जिसके लिए आप उसको ले रहे हैं। हाँ, अगर आप साउथ में हैं, पूना साइड में है, महाराष्ट्र में है, जहां इसकी प्रोडक्शन होती है, दैट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द डिहाइड्रेशन, क्योंकि उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पाई जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि आज इन मेरी बातों से आपको कुछ जरूर नया जानने का मौका मिला होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आज आपसे विराम लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी ये बातें आपके फायदे में हैं और जिंदगी में कभी आपका, आपके परिवार का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो भैया इसको अपने पास मत रखो। सबसे पहले मेरे इस चैनल को अभी राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अगर बोर हुए हैं तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर चाहते हैं कि मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं दूसरों को भी ये बातें बताऊं, वहां तक भी ये चीजें पहुंचाऊं, तो दोस्तों
इसको शेयर कर दीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड नाइट।